नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन ज्योग्राफी का 8वां लेक्चर है दोस्तों। अगर आप 1 से 7 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में देखिए। उसके बाद आप 8वां लेक्चर देखिए। आगामी आने वाली यूपीपीसीएस बीपीएससी एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगी। इसी तरीक़ा से दोस्तों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप पढ़ाया जाएगा आपको। मुख्य हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां सम्मिलित हैं। मुख्य हिमालय में कौन कौन से 3 प्रमुख श्रेणियां सम्मिलित हैं? तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। देख लीजिए आप लोग, ये मुख्य हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां सम्मिलित हैं: वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय सिंधु सांगपो सचर जोन है, ये बीच में ट्रांस हिमालय है। और मुख्य हिमालय के बीच में क्या है? सचर जोन है। इसी बीच से, यहीं से आकर के ट्रांस हिमालय की इस साइड से आकर के इंडस नदी निकल के है। इंडस नदी निकलती है। मुख्य हिमालय हो गया। गंगा ऐसे बहती है, आप देख रहे हैं, ये गंगा हो गई। गंगा मुख्य हिमालय के ऐसे बहती है। डरीर करके मैं खींच दिया हूँ कि ये मुख्य हिमालय है, ये डरीर मुख्य हिमालय है मान लीजिए। तो गंगा ऐसे बहती है, यहाँ से इंडस नदी इधर से बहती है, ऐसे बह के आती है इधर से। इंडस सिंधु सांगपो सचर जोन है, सांगपो सचर जोन है ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में। अब यहाँ पर मैं बता रहा, हिमालय के उत्तर से इंडस नदी निकलती है। हिमालय के उत्तर से इंडस नदी निकलती है और हिमालय के दक्षिण से गंगा नदी निकलती है। दोस्तों यहाँ पे डिंडस हो गया है, यहाँ पे आप लोग इंडस होगा, यहाँ पे क्या होगा? इंडस होगा। इंडस नदी निकलती है, देख लीजिए। हिमालय के उत्तर से ये हिमालय है, इसके नॉर्थ हो गया ना, तो उत्तर से इंडस नदी निकलती है। देख लीजिए आप अच्छा से। हिमालय ये हो गया, डिंडस है, इसको इंडस है, ये इंडस डिंडस लिखा गया। हिमालय ये डरीर मान लीजिए हिमालय है। हिमालय के उत्तर से इंडस नदी निकलती है। वहीं पे हिमालय के दक्षिण से गंगा निकलती है। तो मान लीजिए हिमालय हो गई, हिमालय मान लीजिए इसके दक्षिण क्या गया? तो नॉर्थ, तो साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो दक्षिण से गंगा निकलती है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। हिमालय के उत्तर से इंडस नदी निकलती है और हिमालय के दक्षिण से गंगा नदी निकलती है। मुख्य हिमालय का विस्तार भारत, नेपाल, तिब्बत तथा भूटान में है। मुख्य हिमालय का जो विस्तार है कहाँ कहाँ है? भारत, नेपाल, तिब्बत तथा भूटान में है मुख्य हिमालय। 2400 किलोमीटर फैला सिंधु घाटी से लेकर के ब्रह्मपुत्र घाटी के तक फैला हुआ है। वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट हो गया, पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। वेस्ट से ईस्ट तक फैला हुआ है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। तो 2400 किलोमीटर मुख्य हिमालय फैला हुआ है। ये देख लीजिए, ये तिब्बत है, ये नेपाल हो गई, ये भूटान हो गया। तो मुख्य हिमालय दो मोड़दार भुजाएं है। मुख्य हिमालय के 2 मोड़दार भुजाएं हैं। पश्चिम में हिंदकुश, सुलेमान, किर्थर हैं। पश्चिम में हिंदकुश, जैसे यहाँ पे है ना मुख्य हिमालय, तो इसके यहीं पे हिंदकुश पर्वत ऐसे आ जाएगी। हिंदकुश पर्वत यहाँ पे पश्चिम में हिंदकुश, सुलेमान, किर्थर है। पूर्व में आराकान योना पर्वत है। पूर्व में इसके क्या है? आराकान योना पर्वत श्रेणी के रूप में भी फैली हुई है। हम देख सकते हैं मेन हिमालय हिंदकुश पर्वत, किर्थर और सुलेमान, ये हो गया। आराकान योना पर्वत ये हो गया। तो देख लीजिए मेन हिमालय हो गया। मेन हिमालय के यहाँ पे है, देखिए हिंदकुश पर्वत ये हो गया, ये किर्थर हो गया, सुलेमान, ये सब हिंदकुश, किर्थर, ये सुलेमान, ये सब है ना पाकिस्तान में है। ये आराकान योना पर्वत है। आराकान योना पर्वत है, समझ गया। मुख्य हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर है। मुख्य हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर है। पूर्व में 150 किलोमीटर है।
मुख्य हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर है, पूर्व में 150 किलोमीटर है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 400 किलोमीटर है, यहाँ 150 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। जो ये मुख्य हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में, तो मुख्य हिमालय हो गया मान लीजिए, तो इसकी पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। और इसके पूर्व में 150 किलोमीटर। तो यहाँ से फैला हुआ है, मतलब जो मुख्य हिमालय जिधर जो पश्चिम से फैला हुआ है, जब यहाँ से पूरब की तरह आते आते यह सकरा बन गया है। तो देख लीजिए फिगर में, समझ गए होंगे कि मुख्य हिमालय पश्चिम से ज़्यादा फैला हुआ है, 400 किलोमीटर इसकी फैला हुआ है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरब में 150 किलोमीटर है। हिमालय का उत्तरी ढाल मंद नतोदर या अवतल ढाल है। हिमालय का उत्तरी ढाल मंद नतोदर या अवतल ढाल तथा दक्षिणी ढाल तीव्र उन्नतोदर या उत्तल ढाल है। उत्तरी ढाल मंद होने के कारण हिमनद का जमाव अधिक होता है। उत्तरी ढाल मंद होने के कारण हिमनद का जमाव अधिक होता है। इसलिए यहाँ बर्फ जमता है, हिमनद है। अवतल ढाल मंद या कम है हिमालय, उत्तल ढाल या ढलान ज़्यादा है। देख लीजिए यूरेशियन प्लेट, यही है यूरेशियन प्लेट। ये क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नीचे में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 400 किलोमीटर है। यहाँ से जो यहाँ इसकी ऊंचाई है 400 किलोमीटर है, इधर 150 किलोमीटर है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुख्य हिमालय है पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हुए सकरा हो गया है। मुख्य हिमालय पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हुए क्या हो गया? सकरा हो गया है। सकरा होने के कारण यहाँ की ऊंचाई कम हो गई है, 185 किलोमीटर हो गया है। यहाँ की ऊंचाई 400 किलोमीटर है, ऊंचाई 400 किलोमीटर। ये क्या यूरेशियन प्लेट है दोस्तों। यहाँ से ये पूरे यूरेशियन प्लेट हो गया। ये नीचे में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब दोनों प्लेट एक दूसरे के तरफ बढ़ रही थी, कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट बढ़ रही थी? देख लीजिए यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडो एशियन प्लेट, जब दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी तो जो किनारे सबसे पहले एक दूसरे को संपर्क में आया, तो दूसरे को संपर्क में आया वे किनारा पूर्वी किनारा तथा जब पश्चिमी किनारा ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो उसे टकराने के लिए समय मिल गया। उसे टकराने के लिए क्या मिल गया? समय मिल गया। पूर्वी किनारे नज़दीक था, पूर्वी किनारे क्या था? नज़दीक था, जल्द टच में आ गया, टच हो गया। पूर्वी किनारे क्या था? नज़दीक था, टच हो गया। और टच होने से दूसरी दूरी कम रह गई। टच होने से क्या हो गया? दूरी कम रह गई। पूर्वी छोर का टक्कर ज़्यादा प्रभावी रही होगी। पूर्वी छोर का जो टक्कर था वो ज़्यादा प्रभावी रही होगी क्योंकि एक दूसरे से नज़दीकियाँ थी। जो पूर्वी छोर का टक्कर होगा का ज़्यादा प्रभावी होगी क्योंकि दोनों प्लेट एक दिखा दे रहा हूँ मैं। पूर्वी छोर का जो टकराव हुआ होगा दोस्तों, तो यहाँ के नज़दीक तो नज़दीक है ना, यहाँ की जो डिस्टेंस है कम है, तो स्वाभाविक है टकराव ज़्यादा हुआ होगा। जो पश्चिमी छोर का किनारा है उसकी जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, यहाँ को जो टकराव हुआ होगा कम हुआ होगा क्योंकि इसको दूरियाँ मिल गई ना, दूरी मिल गई। यहाँ पे दूरी तो है नहीं। तो यही कह रहा है कि जब पश्चिमी किनारा ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो इसे टकराने के लिए समय मिल गया। पश्चिमी किनारा ऊपर की ओर बढ़ समय मिल गया। पूर्वी किनारे नज़दीक था, जल्दी टच आ गया। पूर्वी किनारा नज़दीक था इसलिए जल्दी टच में आ गया। और टच होने से दूरी कम रह गई। पूर्वी छोर का टक्कर ज़्यादा प्रभावी रही होगी। जो पूर्वी छोर का टक्कर ज़्यादा प्रभावी रही होगी
क्योंकि पूर्वी छोर का जो डिस्टेंस था कम था, स्वाभाविक है, कम डिस्टेंस है तो टकराव ज़्यादा होगा। अगर आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं, कोई आगे गाड़ी बहुत नज़दीक डिस्टेंस पे, एग्जाम्पल में मान लीजिए, तो टकराव हो गया, स्वाभाविक सी बात है, भयंकर टकराव होगी, आप देखते होंगे। लेकिन वहीं कोई मान लीजिए गाड़ी बहुत दूर पे है, कोई गाड़ी यहाँ से अभी ब्रेक मार रही है, तो धीरे धीरे लगते लगते टकराव कम होगी ना, तो वहीं यहीं पर कह रही है जो पूर्वी किनारा है, जो पूर्वी किनारा है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए टकराव, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की ओर बढ़ रही थी तो टकराव मतलब धीमे धीमे हुआ, स्लो हुआ। लेकिन वहीं जब पश्चिमी किनारा है, वहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बढ़ रही थी ऊपर की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो वहाँ पे उसकी जो ऊंचाई ज़्यादा नहीं था, 185 किलोमीटर था, इसलिए उसको जब टकराव हुआ तो ज़्यादा टकराव हुआ। यही बात है, यही बात करें, पूर्वी छोर का टकराव ज़्यादा प्रभावी रही होगी क्योंकि एक दूसरे से नज़दीकियाँ थी। पश्चिम छोर का टकराव एक दूसरे से कम प्रभावी होगी क्योंकि दूरी ज़्यादा था। तो वहीं समझ गए आप, ज़्यादा दूरी रहेगा तो टकराव धीरे धीरे होगा, नहीं के बराबर होगा, थोड़ा होगा। लेकिन अगर नज़दीक रहेगा तो भयंकर टकराव होगी। प्रभावी टकराव के कारण पूर्वी छोर के ऊंचाई ज़्यादा हो गया। आप देख लीजिए दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा टकराव होगा तो या तो गाड़ी पे गाड़ी चढ़ जाएगा। आप देखें हैं ट्रेन की कभी बोगी पे बोगी कैसे चढ़ जाता है। अभी जो बालासोर सॉरी, वहाँ अभी जो हुई थी घटना, बंगाल वगैरह से जो ट्रेन आ रही थी अभी उड़ीसा में, तो देखिए आप कैसे कैसे, चाहे कहीं भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर देखते हैं कि जब ट्रेन टकराती है ना तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो यही करें, प्रभावी टकराव के कारण पूर्वी छोर की ऊंचाई ज़्यादा हो गया। स्वाभाविक सी बात है, अगर टकराई ज़्यादा होगी तो ऊंचाई ज़्यादा ठेल दिया उसको। इसी कारण से पूरब की तरफ हिमालय ज़्यादा ऊंचा है। आप ये समझ में आपको आया कि पूरब की तरह हिमालय क्यों ऊंचा है। आपको बहुत जगह नहीं पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, बहुत जगह आपको सुनने का ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो आपको भी पता चला कि पूरब की तरफ हिमालय ऊंचा क्यों है, तो आप समझ गए। क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को ठेल रहा था, वहाँ का डिस्टेंस कम था पूर्वी हिस्से का, इसलिए अगर उसमें फोर्स लगा, धक्का लगा तो कस के लगा तो वहाँ की जो ऊंचाई थी उसको बढ़ा दिया गया। वहीं जो पश्चिमी तरफ था सेम ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही उसको धक्का दे रही थी, लेकिन वहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा थी, 400 किलोमीटर थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा धक्का नहीं लग पाया, मतलब धीरे धीरे लग रहा था, इसलिए वहाँ की ऊंचाई ना बढ़ पाई उतना। जो ईस्ट साइड का था ऊंचाई बढ़ गया, इसलिए हिमालय की ऊंचाई पूरब की तरह ज़्यादा है। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मुझे लग रहा है, इतना विश्वास तो है कि आपको डाउट नहीं होगा कि हिमालय पूरब की तरह। अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय पूरब की तरह क्यों ऊंचा है, तो मुझे आप लग रहा है कि आप एकदम बिल्कुल बता सकते हैं। आप एकदम ये बताइएगा कि पूरब की तरह हिमालय इसलिए ऊंचा है क्योंकि प्लेट टकरा रही थी तो वहाँ का डिस्टेंस कम था, कम होने के कारण टकराव ज़्यादा हुई तो वहाँ पे ऊंचाई बढ़ गई। पश्चिम की तरह डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए टकराव धीरे धीरे हुई, ऊंचाई बढ़ नहीं पाई, इधर ऊंचाई बढ़ गई। लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। यही कारण है कि नेपाल के अंदर सबसे ऊंची चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। हिमालय तो बहुत जगह फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि नेपाल ही में हिमालय का तो विस्तार बहुत जगह है। लेकिन यही कारण कि नेपाल के अंदर सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय तो फैला हुआ है लेकिन नेपाल के अंदर में सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अब जैसे मान लीजिए अरावली राजस्थान में, थोड़ा भी ना, अरावली का विस्तार तो दिल्ली तक है, अब धीरे धीरे मान लीजिए समाप्त हो गया है। तो वैसे माउंट एवरेस्ट ऐसे थोड़ा नहीं कि एक छोटा सा पार्टिकुलर जगह हो, तो बहुत विस्तार है। लेकिन वो विस्तार का एक ऐसा जगह है जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल के अंदर है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। आप समझ गए ना, एग्जाम्पल जैसे मैं दिया कि अरावली राजस्थान से लेके यहाँ तक बहती, तो इसलिए उसका विस्तार बहुत है। लेकिन उसी विस्तार में से एक चोटी ऐसी है जो नेपाल के अंदर है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ देख रहे हैं आप
ठीक है। ट्रांस हिमालय 3 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय को अब 3 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय 3 भागों में बांट सकते हैं आप, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 भागों में बांट सकते हैं ट्रांस हिमालय को। यहाँ मेन हिमालय 3 भागों में बांट सकते हैं। मेन हिमालय को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। बृहद हिमालय, लघु या मध्य या लेसर हिमालय या शिवालिक हिमालय 3 भाग में भी बट गया। मेन हिमालय भी 3 भाग में बट गया। बृहद हिमालय, लघु या मध्य या लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय का 3 भागों में बांट सकते हैं आप, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है ना। देखिए सबसे ऊपर काराकोरम है। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर क्या है? ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अच्छा ये मेन हिमालय का है दोस्तों, ये मेन हिमालय का बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये देख लीजिए हिंदकुश पर्वत है। यही है हिंदकुश पर्वत, जो यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है ये हिंदकुश पर्वत है। ये मेन हिमालय है। ये जो ऐसे है ये मेन हिमालय है। ये क्या है? आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। ज़्यादा ढाल है इधर की तरफ। शिवालिक 900 से 1500 मीटर में है शिवालिक। इसका 3600 से 4600 मीटर लघु और 4600 मीटर से ऊपर है बृहद हिमालय। मतलब ऊंचाई है शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय है और ये बृहद हिमालय। देख रहे हैं सबसे ऊपर बृहद हिमालय जिसकी ऊंचाई 4600 किलोमीटर है। अब देख रहे हैं 4600 किलोमीटर जो है वो बृहद हिमालय की ऊंचाई है। देख सबसे ऊंचा बृहद हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं जो लघु हिमालय, एच का मतलब हिमालय लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो 3600 से 4600 मीटर है इसका। और शिवालिक हिमालय जो 900 से 1500 मीटर है। ठीक, ये आराकाम पर्वत है और ये हिंदकुश पर्वत है। ये बृहद हिमालय। कम ढलान है इधर, कम ढलान, इसलिए यहाँ बर्फ जम जाता है। आप सोचिएगा कि मेन हिमालय पे बर्फ क्यों जम जाता है? क्योंकि वहाँ पे ढलान ही नहीं है। जहाँ पे ढलान नहीं होगा, जैसे आप टूटा टैगा पढ़े होंगे तो वहाँ पे वृक्ष पे क्यों पेड़ अति जम जाता है? वहाँ के वृक्ष की पत्तियाँ भी ऐसी होती है। वहाँ पे घर पे जम जाते हैं, उस हिसाब से घर बनाया रहता है। तो इसलिए यहाँ ढलान ही नहीं है। ढलान नहीं है तो बर्फ जम जाती है यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है 4600 मीटर। ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय है, मतलब क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 4600 मीटर है। लघु हिमालय, लेसर हिमालय, इसकी 3600 है। और शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1500 है मीटर। पर्वतों से उतरकर जो प्लेनर एरिया बनता है, मतलब पर्वतों से उतरकर जो प्लेनर एरिया बनता है या तलहटी का जो क्षेत्र होता है उसे तराई रीजन कहा जाता है। उसे तराई रीजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तराई रीजन कहा जाता है। तराई रीजन हमेशा मैदानी क्षेत्र से ऊंचा होता है। जो तराई रीजन होता है ना वो मैदानी क्षेत्र से ऊंचा होता है। तराई रीजन हमेशा मैदानी क्षेत्र से ऊंचा होता है, लेकिन इसकी तुलना में प्लेनर ही कंसीडर किया जाता है। इसकी तुलना में प्लेनर ही कंसीडर किया जाता है। नेपाल में जो तराई क्षेत्र है वहाँ बहुत मात्रा में इंडियन रहते हैं। इंडिया और नेपाल की बॉर्डर साझा करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ बेटी और रोटी की रिश्ता है हम इंडिया को। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, ये सब इंटरनेशनल नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं। जैसे बिहार के कुछ ज़िले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, ये सब बहुत सारे ज़िले मतलब नेपाल से टच करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग वहाँ बस जाते हैं। वहाँ के शादी भी होती है नेपाल में, इंडिया में शादी भी होती है जो वहाँ के
जो बॉर्डर एरिया के लोग रहते हैं जैसे यूपी बिहार के, तो शादी भी होते हैं नेपाल में। तो समझ गए, तराई नेपाल के जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे बहुत मात्रा में इंडियन रहते हैं। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय देख रहे हैं दोस्तों, ये बृहद हिमालय है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक ऐसे फैला हुआ है बृहद हिमालय। नामचा बरवा यहाँ है, कहाँ है नामचा बरवा? अरुणाचल में। और नागा पर्वत कहाँ है? गिलगित बल्टिस्तान में है। ये नागा पर्वत है और ये अरुणाचल में नामचा बरवा है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक फैला हुआ है बृहद हिमालय। नागा पर्वत जिसे दिमीर भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? दिमीर भी कहा जाता है। इस पर्वत को दिमीर भी कहा जाता है। नागा पर्वत का स्थानीय नाम दिमीर चोटी है। इस पर्वत का जो स्थानीय नाम है, जो लोकल नाम है, वो दिमीर चोटी है। बृहद हिमालय नागा पर्वत से लेकर, जो बृहद हिमालय है दोस्तों, वो नागा पर्वत से लेकर, जो बृहद हिमालय है वो नागा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बारवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद करने लायक है। औसत ऊंचाई 168 किलोमीटर एंड मीटर और चौड़ाई 2500 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। जो नामचा बरवा है अरुणाचल से ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 168 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। अतः इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसे क्या? हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दोस्तों इसी में है। विश्व की सबसे ऊंची माउंट जो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं 88 है, लेकिन 48 की जगह पर कुछ और आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना ही है 8848। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में? हिमाद्री ही की श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। इसी श्रेणी में गंगोत्री, यमुनोत्री आपसे पूछ सकता है कि सब किस श्रेणी में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, पिंडर, मिलान जैसी हिमनद है। यह बृहद हिमालय का ग्लेशियर है। तो ये भी पूछ देगा कि बृहद हिमालय का ग्लेशियर कौन कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। बृहद हिमालय में गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, पिंडर नदी आप जानते हैं ना कहाँ से मिलती है? पिंडर नदी कहाँ से मिलती है? मिलान जैसे हिमनद है। यह बृहद हिमालय का ग्लेशियर है। यह बृहद हिमालय का ग्लेशियर है। ऐसे पर्वत जो तुलनात्मक रूप से दबकर रह जाते हैं, ऐसे पर्वत जो तुलनात्मक रूप से दबकर रह जाते हैं, वह आवागमन के काम में आते हैं। ऐसे पर्वत जो तुलनात्मक रूप से दबकर रह जाते हैं, वह आवागमन के काम में आते हैं। इन प्राकृतिक रास्तों को जो देखने में लगता है कि काट कर बनाए हैं, असल में यह दर्रा का काम करता है। ये काट कर बनाया नहीं रहता है, वैसा ही रहता है। देखने में लगता है कि काट के बनाया, लेकिन वह दर्रा का काम करता है। जैसे दो पहाड़ों के बीच में जो गैप रहता है उसी को दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जो जगह रहती है उसी को हम दर्रा कहते हैं। लघु हिमालय का ही नाम है
पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, डोकिया, ब्लैक माउंटेन, ये सब इसी का लघु हिमालय का ही नाम है। कितने नाम हैं आप देख रहे हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, डोकिया, ब्लैक माउंटेन। लघु हिमालय का क्षेत्रीय नाम है ये। लघु हिमालय कोई भी चीज़ रहता है उसका क्षेत्रीय नाम अलग रहता है। जैसे हिमालय ही है, जैसे इसको माउंट एवरेस्ट से दुनिया जानती है, लेकिन आप इसको नेपाल में जाइएगा तो उसको सागरमाथा कहते हैं। तो जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल वहाँ की होती है, तो उसका एक अलग नाम, उसको बहुत सारे लोकल नाम, जैसे आप ही के गांव में आप रहते हैं, आपका लोकल नाम, हर व्यक्ति का एक अलग लोकल नाम होता है। चिंटू, मिंटू, फिंटू कुछ भी रख देता है कि इस तरीके से लोकल एक नाम होता है, मान लीजिए। तो उसी तरीक़ा से इसका भी एक इतने लोकल नाम है जो वहाँ के लोगों पुकारते हैं। कश्मीर में से पीर पंजाल कहा जाता है। कश्मीर में से पीर पंजाल कहा जाता है। कश्मीर में से पीर पंजाल कहा जाता है। हिमाचल में से धौलाधर कहते हैं। तो वही बात, हर एक जगह अलग अलग। जैसे अब ब्रह्मपुत्र ही नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी अब चीन से होती हुई असम वगैरह से बहती हुई फिर बांग्लादेश में जाती है इधर। तब हर एक जहाँ जहाँ से गुजरती है, हर एक जगह का जो लोकेशन है उसका अलग अलग नाम है। जिस जिस देश से वो गुजरी, हर देश में उसका अलग अलग नाम है। तो इसी तरीक़ा से इसका नाम है कि देखिए, कश्मीर में से पीर पंजाल कहा जाता है, हिमालय में से धौलाधर, मसूरी कहा जाता है, उत्तराखंड में इसे नागटिब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागटिब्बा कहा जाता है। नेपाल में इसे महाभारत कहा जाता है। सिक्किम में इसे डोकिया कहा जाता है। सिक्किम में इसे डोकिया कहा जाता है। देखिए, एक ही लघु हिमालय के कितने नाम हो गए। सिक्किम में इसे डोकिया कहा जाता है। भूटान में इसे ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक लघु हिमालय के कितने नाम हैं। ये नाम जो अलग अलग जो देश है, जो जगह है स्पेसिफिक, उसके जहाँ जहाँ फैला हुआ उसका अलग अलग नाम है, नामकरण कर दिया जाता है। लोकल लेवल स्तर पर लघु हिमालय को इतने नामों से जाना जाता है दोस्तों। जो लोकल लेवल है, लोकल लेवल स्तर पर लघु हिमालय को इतने नामों से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया लघु हिमालय के कितने नाम हैं। सिक्किम में डोकिया, भूटान में ब्लैक माउंटेन कहा जाता है, नेपाल में महाभारत कहा जाता है, उत्तराखंड में नागटिब्बा कहा जाता है, हिमाचल में से धौलाधर कहा जाता है, कश्मीर में से पीर पंजाल कहा जाता है। लघु हिमालय को क्षेत्रीय नाम है ये सब। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो करते जाइए। अपने दोस्तों में कम से कम तो शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा तब आप लोगों को मज़ा आएगा दोस्तों, तब ये समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा देख के आप छोड़ देते वीडियो को, आप लोग पूरे वीडियो देखिए तब आप लोग को मज़ा आएगा। बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ऐसे बता रहा हूँ कि एक बार में आपको सुनने के बाद याद हो जाएगा एकदम। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।